हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और देखिए, हमारा टैगलाइन चेंज हुआ और हमने इस पूरे के पूरे सीरीज़ का टैगलाइन रखा है, ज़िद है JRF की। तो बिल्कुल इसी ज़िद के साथ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और इन सेशंस को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। लगभग रोज़ ये सेशंस मैं लाया करूँगा आपके लिए, पेपर 1 से रिलेटेड, और मैम पेपर 2 से रिलेटेड सेशंस लाया करेंगी। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही इसे डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में अवेलेबल है हमारा ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर पे दे सकते हैं जैसा आपको NTA प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अभी 100 क्वेश्चंस और इसके साथ साथ नए नए अपडेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी हमारे बैच की जानकारी यहाँ पे दी हुआ है 999 में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे अगस्त सितंबर बैच को तो आज लास्ट डेट है 10 जुलाई, और ग्रैब कर लीजिए इस ऑफ़र को, वरना इतना शानदार मौका आपके हाथ से छूट जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है इस बैच से। तो पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन PYQs एंड एक्सपेक्टेड MCQs, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच कमीशंस एंड कमिटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द हायर एजुकेशन सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि इन ऑप्शंस में से एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी, चार भी और पाँचों भी सही हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने ये लेवल रखा है ताकि आपको एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस का फील आए। तो यहाँ पर आपको 5 कमिटीज़ और कमीशंस का नाम दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा कमिटी, कौन सा कमीशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता था हायर एजुकेशन को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि हमारे स्वतंत्रता के बाद। पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, दूसरा है मुडलियर कमीशन, तीसरा है कोठारी कमीशन, चौथा है सरकार कमेटी और पाँचवा है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो बताइए इन सभी में से कौन से ऐसे कमीशंस हैं जो हायर एजुकेशन को टारगेट करते थे। तो देखिए, आप अपने आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में बात करें तो 1948-49 में ये कमीशन आया था और हायर एजुकेशन रिफॉर्म में इसने बहुत हेल्प किया। राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फिर अगला कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964-66 में आया था ये, और DS कोठारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। DS कोठारी, इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन दिया ताकि पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम रीस्ट्रक्चर हो सके, एक उसमें बदलाव आ सके जिसमें हायर एजुकेशन की भी बात की गई। फिर इसका अगला जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो 2005 से 2009 के बीच में आया था। मतलब 2005 से 2009 के बीच में इसका वर्किंग था और इसका फोकस था कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च को बेहतर बना सकें। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, C एंड E। तो ACE आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुडलियर कमीशन और सरकार कमेटी क्यों नहीं होगा? देखिए, मुडलियर कमीशन इसको लाया गया था मेनली सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, याद रखिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसको लाया गया था, और सरकार कमेटी को लाया गया था टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करने के लिए। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ACE। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तकनीकी और अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में किन संस्थानों की स्थापना की गई? विच इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया टू प्रमोट टेक्निकल एंड रिसर्च एजुकेशन? ऑप्शंस आर IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI। तो आपके पास देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इन सभी में से बताइए कि आज़ादी के बाद टेक्निकल और रिसर्च एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इनमें से किन इंस्टीट्यूशंस, किन संस्थानों की स्थापना किया गया। तो देखिए, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं टेक्निकल और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो टेक्निकल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल आएगा ही, आप अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये हो सकता है, तो इसलिए ये तो होगा ही। फिर दूसरा होगा यहाँ पर IIM। तो देखिए, याद रखिएगा, टेक्निकल, मैनेजमेंट, ये दोनों साथ में ही लगभग आते हैं। टेक्निकल के लिए आपको IIT और रिसर्च के लिए IIM। फिर JNU। तो देखिए, JNU जो है वो मेनली हायर एजुकेशन से डील करता है और सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना जाता है ना।
तो ये नहीं होगा। एम्स, देखिए मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स को जाना जाता है और इसमें रिसर्च का बात किया गया है तो एम्स भी होगा। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का फोकस होता है स्टैटिस्टिकल रिसर्च पे और एजुकेशन पे, तो इसलिए ये भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बी, डी एंड ई। तो ये 4 ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे टेक्निकल और रिसर्च है, देखिए टेक्निकल में तो आईआईटी आ गया और रिसर्च वाले फील्ड में आईआईएम में भी होता है। फिर जो मेडिकल साइंस के बेस्ड रिसर्च होता है वो होता है एम्स में, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसमें भी रिसर्च करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल रिसर्च करते हैं। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू ओरिएंटल स्टडीज़ एंड ट्रेडिशनल लर्निंग। भारत में कौन से संस्थान प्राच्य अध्ययन और पारंपरिक शिक्षा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओरिएंटल स्टडी के बारे में बात किया जा रहा है, ट्रेडिशनल लर्निंग के बारे में। और क्लास में हमने देखा था कि ओरिएंटल स्टडीज़ मतलब क्या होता है, जो हमारे इंडिया में हमारे ज्ञान के बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं संस्कृत से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट्स हैं, जो वेद के बारे में बात करें, वेद पुराण है ना, वैल्यू एजुकेशन पे मेनली इसमें जो फोकस होता है, एथिक्स पे जो इसमें फोकस होता है। पहला है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, दूसरा है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पांचवा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो बनारस में है ना, ये भी वाराणसी में है। इसका फोकस होता है संस्कृत और ओरिएंटल स्टडीज़ पे, तो इसलिए ये तो करेक्ट होगा ही। BHU, देखिए BHU में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेज के, ओरिएंटल स्टडीज़ के, तो BHU भी होगा, इसमें भी ओरिएंटल स्टडीज़ बहुत प्रमोट किया जाता है। फिर आगे अगर हम देखें तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये संस्कृत एजुकेशन और रिसर्च को फोकस करता है, तो इसलिए ये भी होगा। और JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये दोनों नहीं होगा, इनका फोकस एकेडमिक डिसिप्लिन्स पे होता है मेनली, लेकिन ओरिएंटल स्टडीज़ यहाँ पे नहीं होती हैं, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा A, B एंड E ओनली। भारत में गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रमों के उदाहरण क्या हैं। पहला है दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन, दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा यानी ऑनलाइन लर्निंग, तीसरा है वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण, चौथा है ओपन यूनिवर्सिटीज़ मुक्त विश्वविद्यालय और पांचवा है ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन यानी पारंपरिक कक्षा शिक्षा। तो बताइए इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के, है ना। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात किया जा रहा है। मैंने आपको पढ़ाया कि गैर पारंपरिक और पारंपरिक क्या होता है। पारंपरिक जो भी आप क्लासरूम में जाके जैसे डिग्रीज लेते हो, डिप्लोमा लेते हो, जैसे अपने 10th 12th तक की पढ़ाई आप कर रहे हो, वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, कन्वेंशनल लर्निंग है। वही अगर आप परंपरा से हट के गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हो तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कुछ नवाचार है, कुछ इनोवेशन है और ये फ्लेक्सिबल होता है मेनली, ये लीग से हट के कुछ होता है, लीग से डिफरेंट होता है, ये कुछ नया होता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ये भी इसमें करेक्ट आंसर होगा डिस्टेंस एजुकेशन। ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल, ये भी एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल लर्निंग नहीं, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग है, क्योंकि पहले ऐसा ऑनलाइन लर्निंग नहीं होता था, तो ये भी होगा। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो पहले भी होता था, तो ये नहीं होगा, ये भी क्लासरूम्स में भी होता था, ये क्लासिकल अप्रोच है। फिर ओपन यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल नया और बिल्कुल ही आप लीग से हट के, जिसमें कन्वेंशन से हट के नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स अगर बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू है, तो इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इससे आप डिग्री ले सकते हैं अपने काम को करते हुए। अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो तो भी आप इससे डिग्री ले सकते हैं, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी हुआ। ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन, तो ये तो कक्षा में जो पारंपरिक शिक्षा दिया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यानी कि E और C नहीं होगा, A, B, D, A, B एंड D ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को विनियमित करने के लिए कौन से संगठन और निकाय जिम्मेदार हैं। पहला है UGC, दूसरा है AICTE, तीसरा है NCERT, चौथा है NCTE और पांचवा है NBA। तो देखिए हम बात कर रहे हैं UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NBA यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये हमारे पास जो है दिया हुआ है सारे, और NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो 5 यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज़ के नाम दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को मैनेज करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। तो जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ ऐसा एजुकेशन, उसका एम होता है आपको रोजगार दिला देना या फिर आपको ऐसे काम में ले जाना जिससे आप दूसरों की मदद करोगे।
है ना, या फिर कुछ डेवलप करने में हेल्प करोगे। और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपको मालूम ही है, प्रौद्योगिकी और फिर तकनीकी शिक्षा। तो देखिए यूजीसी ये टेक्निकल में नहीं तो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्टैंडर्ड सेट करता है, तो यूजीसी करेक्ट होगा। एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो ये होगा ही। फिर एनसीईआरटी ये स्कूल एजुकेशन पे फोकस करता है ना, तो ये नहीं होगा, स्कूल एजुकेशन पे फोकस होता है इसका, तो एनसीईआरटी नहीं होगा। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका फोकस टीचर एजुकेशन पे होता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, टीचर एजुकेशन। एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, इसका काम होता है टेक्निकल प्रोग्राम्स जो इंडिया में हैं उनको एक्रेडिट करना, उनको मान्यता देना, तो ये होगा। तो यानी ए बी और ई, ए बी एंड ई ओनली, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन डेली के डेली देता रहूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में किन कार्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? विच प्रोग्राम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज इन इंडिया? प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज इनमें से कौन से हैं? सिंपल क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। पहला है बीटेक, दूसरा है एमबीए, तीसरा है बीए, चौथा है एमबीबीएस एंड पांचवा है बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी। तो देखिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी एमबीबीएस और बैचलर ऑफ साइंस बीएससी। बताइए इनमें से प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन का जहाँ भी बात आए तो आपको याद रखना है कि ऐसा एजुकेशन जिसका मेन लक्ष्य आपको रोजगार प्रदान करना है, इतना आप याद करोगे, और हेल्प करना है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो उसके लिए देखिए बीटेक बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है, एमबीए प्रोफेशनल कोर्स है, बीए प्रोफेशनल कोर्स नहीं है ये, है ना, एमबीबीएस प्रोफेशनल कोर्स है और बीएससी प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। ये अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं, दोनों सिंपल डिग्रीज़ हैं। तो इसीलिए जो आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये तीनों आपके यानी ए बी एंड डी ओनली इसका हो जाएगा, और सी और ई करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ मूल्य शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं? पहला है भगवत गीता, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है रामायण, चौथा है महाभारत और पांचवा है मनुस्मृति। आपको इनमें से ऐसे इंडियन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है जो वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करते हों, जो मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देते हों। तो आई होप कि आपने चूज कर लिया होगा। देखिए भगवत गीता, बिल्कुल भगवत गीता इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें मूल्य शिक्षा के बारे में बात किया जाता है, जहाँ पर एक डायलॉग या कन्वर्सेशन होता है, किनके बीच में होता है? श्री कृष्ण एंड अर्जुन, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसी के ऊपर भगवत गीता बेस्ड है। तो ये होगा वैल्यू एजुकेशन के लिए बिल्कुल बहुत सिग्निफिकेंट इंसाइट प्रोवाइड करता है। दूसरा अर्थशास्त्र, ये नहीं होगा। देखिए ये अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब है और इसको मेनली इकोनॉमिक्स पे ये फोकस्ड बुक है, और ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है वैल्यू एजुकेशन से। फिर रामायण, रामायण बिल्कुल वैल्यू एजुकेशन पे फोकस्ड है, जहाँ पर श्री राम को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया। और रामायण में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वहाँ पर बात किया जा रहा है आइडल्स के बारे में। अपने मूल्यों से हमें हटना नहीं है, अपने मूल्यों को पकड़ के रखना होता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी दुर्गम हो। तो ये रामायण में भी बात किया जाता है वैल्यू एजुकेशन के बारे में। और महाभारत, इसमें भी बात हुआ है वैल्यूज़ के बारे में, इसमें भी बात किया गया है। मनुस्मृति इस बारे में बात नहीं करता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, सी एंड डी ओनली। और देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, और पढ़ाई में आपको धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी रिलीजन से हट के अगर आप एक न्यूट्रल व्यू से देखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आठवां हमारा प्रश्न है, किन आयोगों ने भारत में मूल्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है? विच कमीशंस हैव हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया? पहला है कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, दूसरा है मुदलियर आयोग यानी मुदलियर कमीशन, तीसरा है राधा कृष्णन आयोग, चौथा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, और पांचवा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो हम अगर बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन जिन पे कमीशंस ने जोड़ दिया था, तो उन कमीशंस का नाम क्या है? तो देखिए कोठारी कमीशन ने बात किया था 1964 to 66। याद रखिएगा, टाइमलाइन इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो कोठारी कमीशन ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था
इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इनटू द करिकुलम, यानी कि हम अपने पाठ्यक्रम में अगर मूल्य शिक्षा को इंक्लूड करें तो उससे मोरल वैल्यूज़ डेवलप होंगे बच्चों के अंदर, और इस बारे में बात किया था कोठारी कमीशन में, तो ये करेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं अगले कमीशन जो कि इसमें शामिल है, तो होगा राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन में बात किया गया था 1948 to 49 में आया था, और इसने एथिकल और मोरल एजुकेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, इसने भी मूल्य शिक्षा के बारे में बात किया था। और फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में जोर दिया गया था वैल्यू एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करना हायर एजुकेशन में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी एंड ई ओनली। ओके, नेशनल नॉलेज कमीशन पे मेनली इंडिया को एक नॉलेज हब बनाने के बारे में बात किया गया था, ज्ञान का केंद्र बनाने के बारे में बात किया गया था। वहीं ए, सी, ई इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी, ई। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीन स्कूल कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, तीसरा है पर्यावरण शिक्षा योजना, चौथा है इको क्लब कार्यक्रम, और पांचवा है स्वच्छ भारत अभियान। तो बताना है कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स इनमें से हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहला ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है ताकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाए, और इंटीग्रेट करने से क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही छोटे कक्षा से ही सेंसिटिव हो सकेंगे और अवेयर हो सकेंगे एनवायरनमेंट के प्रति। फिर दूसरा नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, ये भी इसमें करेक्ट होगा। जो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स है ये एक प्रोग्राम है जो चलाया गया था स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हों और वो इको क्लब्स फॉर्म करें, है ना। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के थ्रू इको क्लब फॉर्म करने की बात की गई थी। तो जिन इको क्लब के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है वही इको क्लब्स फॉर्म करने की बात नेशनल ग्रीन कॉर्प्स में की गई, तो NGC ये भी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे देखें तो इको क्लब प्रोग्राम ये सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन और एक्टिविटीज़ जो स्कूल में हो रहे हैं, और इसमें देखिए कम से कम 1 लाख स्कूल्स और लगभग 35 लाख बच्चे इससे जुड़े, और अभी भी ये चलता है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की तो ये ऑल इंडिया लेवल का एक क्लीनलीनेस ड्राइव था जो गांधी जयंती के दिन स्टार्ट किया गया था 2014 में, और इसका लक्ष्य था कि भारत को स्वच्छ बनाना, और इसी के थ्रू ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कीम के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कीम के जरिए फोकस था कि जो भी यंग जनरेशन और जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको क्लासरूम में एक्सपीरियंस कराया जाए जो नेचर और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें, उनका साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन किया जाए, बिहेवियरल चेंज लाया जाए, उनके व्यवहार में बदलाव लाया जाए एजुकेशन के थ्रू, इनेबलमेंट के थ्रू, इनसेंसिटिवाइजेशन के थ्रू और मॉडलिंग, यानी सेंसिटिव बनाएं उनको और उनको हम परसुएड करें, ट्रेन करें ताकि वो अवेयर हो सकें इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जरिए। तो ये चारों ऑप्शंस A, B, C एंड D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, A, B, C एंड D। ओके, A, B, C एंड D। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन? पहला है टू प्रमोट एकेडमिक एक्सीलेंस, दूसरा है टू इंक्रीज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, तीसरा है टू इन्हांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, चौथा है टू फॉस्टर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा है टू इम्प्रूव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो 5 ऑप्शंस दिए हैं और पूछ रहा है कि बताइए पर्यावरण शिक्षा के क्या मुख्य उद्देश्य हैं? अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए, तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए, पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ाना और भाषा प्रवीणता में सुधार करना। तो देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन में भाषा के बारे में तो बात होगा ही नहीं, तो हट गया, ये ऑप्शन तो हटा। फिर हम बात करें एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करना कोई इन्वायरमेंटल एजुकेशन का काम नहीं है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का काम इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं होगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस यानी पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, जागरूकता फैलाना बिल्कुल सही होगा। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं, तकनीकी कौशल को बढ़ाना इसका काम नहीं है। फॉस्टर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, बच्चों में एक सेंसिटिविटी लाना, एक अवेयरनेस लाना ताकि वो जिम्मेदार बन सकें पर्यावरण के प्रति, तो ये भी सही है। तो B और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, और इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ भी सकता है। किस चीनी बौद्ध भिक्षु ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने और भारतीय बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की थी?
which Chinese Buddhist monk traveled to India in the early 5th century to gather Buddhist scriptures and study the customs of Indian Buddhism. यहाँ पर आपके पास 4 नाम दिए हैं। पहला है बोधि धर्म, दूसरा है जुआन जैंग, तीसरा है फाइयन या फिर फैक्जियन भी बोला जाता है या फिर फाइयन। इनका असली प्रोनाउंसिएशन यही है, फाइयन। और ये है आई चिंग। तो बताइए इन चारों में से किन्होंने, क्या ये मल्टीपल लोग ने ट्रैवल किया था या कौन थे ऐसे मॉन्क जिन्होंने ट्रैवल किया अर्ली 5th सेंचुरी में, ताकि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और कस्टम्स जो भारतीय बुद्धिज़्म का है, जो भारतीय बौद्ध धर्म के रीति रिवाज हैं, उनका अध्ययन ये कर सकें और उनके ग्रंथों को इकट्ठा कर सकें। तो याद रखिएगा इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये थे फायिन। फायिन ने 399 CE में, है ना, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और नॉलेज को लेने के लिए इंडिया का ट्रैवल किया था। इन्होंने लगभग 10 साल भारत में ये रहे, 10 ईयर्स। अलग अलग साइट्स पे गए जो बुद्ध से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड था, और इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने प्रैक्टिस किया इंडियन बुद्धिज़्म को, भारतीय बौद्ध धर्म को। फायिन ने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड की अपने ट्रैवल के दौरान जो इंडिया में उन्होंने किया, और इनके जो टेक्स्ट है उसके थ्रू हमें जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उस समय का, जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था हमारा, जो रिलीजियस एस्पेक्ट था हमारे एंशिएंट इंडिया का, उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं फायिन, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, किस चीनी विद्वान ने 7वीं शताब्दी के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने के लिए दौरा किया था? विच चाइनीज स्कॉलर विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी टू स्टडी एंड डॉक्यूमेंट हिज एक्सपीरियंसेस? यहाँ पे 4 नाम आपके पास दिए गए हैं और एक ही नाम इसमें सही है, अब बता दीजिए। देखिए, पहला है जुआनजांग, दूसरा है यीजिंग, तीसरा है बोधि धर्म और चौथा है कुमारज्यू। ये 4 जो हैं नाम हैं, इनमें से बताइए कौन थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया 7th सेंचुरी में, ताकि वो स्टडी कर सकें और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपने अनुभवों को। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जुआनजांग, या फिर इनको ऐसे भी हम लिखते हैं। तो दोनों में से अगर कुछ भी आ जाए तो आप वही मानिएगा, है ना। तो देखिए जुआनजांग ने ट्रैवल किया था इंडिया चाइना से, ये 7th सेंचुरी में आए थे और बहुत साल इन्होंने गुजारा नालंदा यूनिवर्सिटी में। इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट करने का मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा ट्रेवल्स के दौरान। और इनके जो फेमस वर्क हैं द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, इसके जरिए अपने ट्रैवल के दौरान जो भी उन्होंने स्टडी किया, जो भी उन्होंने वर्क किया, उसको इन्होंने इसमें नोट किया था। इनके कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, जो नॉलेज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उनको और मजबूत बनाया और इनको वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड चाइनीज स्कॉलर्स बनाया जिन्होंने नालंदा में पढ़ाई किया था। तो याद रखिएगा इनका नाम बहुत फेमस है, क्योंकि ये जो चाइना से आने वाले सबसे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अगर कोई स्कॉलर रहे तो वो यही थे, जुआनजांग। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं होप करता हूं कि आपको इस लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिले होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए आप टिप्पणी कर सकते हैं और हमें बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अगर आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत सीरियस हैं JRF और नेट अचीव करने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस से। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप अगस्त सितंबर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिसंबर बैच के लिए तो 31 जुलाई तक एडमिशन ओपन है। आप 31 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको डेमो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। जो भी हमने यूनिट 10 और यूनिट 1 यानी एजुकेशन का यूनिट 1 और पेपर 1 का यूनिट 10, ये दोनों ही अवेलेबल कराया है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का एजुकेशन हम देते हैं आपको और किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं, और हम अपने लर्नर्स के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह डिस्कशन और सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। यही ज्ञानस्ट्रीट क्लासेस की USP है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।